नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इसे देश हित के खिलाफ बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और उनकी टीम ने भारत के स्वायत्ता निर्णयों को अमेरिका के अधीन कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि अब यह तय होगा कि भारत किससे तेल खरीदेगा और किन स्रोतों से नहीं, जबकि इस फैसले का निर्धारण अब अमेरिका करेगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि देश के फैसलों को स्वतंत्र रूप से लेने के बजाय उन्हें विदेशी दबाव के तहत लिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने व्यापारिक विवादों और भ्रष्टाचार के मामलों को उठाते हुए पूछताछ की कि क्यों अनिल अंबानी जैसे व्यापारियों को न्यायिक कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ा, जबकि उनका नाम कथित एप्स्टीन फाइल से जुड़ा हुआ है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि हरदीप पुरी ने एप्स्टीन से किस प्रकार संपर्क साधा और किसकी मदद से यह हुआ। राहुल गांधी ने इस समझौते को प्रधानमंत्री की तरफ से देश की जनता और वित्तीय प्रणाली के प्रति एक तरह का सरेंडर करार दिया और कहा कि इससे 1.5 अरब भारतीयों के भविष्य को खतरा है। उनका आरोप था कि यह सरेंडर सिर्फ प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत कदम नहीं है, बल्कि भाजपा के वित्तीय हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से लिया गया है, जिस पर अमेरिका में कानूनी विवाद भी चल रहा है। इस भाषण में उन्होंने सरकार की नीतियों और निर्णय प्रक्रिया की स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल भी उठाए। That you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Yes. Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, I know. The interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. Speaker साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है। सर, पीएम की आंख में डर दिखता है। पूरा सरेंडर है। सर, आपने ज्यादा बोलने दिया मुझे आज। सर, आपने मुझे थोड़ा ज्यादा जाने दिया आज। बात आ गई। तो दिस इज अ होलसेल सरेंडर एंड इट इज अ ट्रेजेडी बिकॉज इट इज अ सरेंडर नॉट जस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. He has surrendered the future of 1.5 billion Indians. And he has surrendered the future because he wants to protect the BJP's financial architecture, on which there is a case in the United States. He has surrendered. Sir, Speaker sir, there is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. एक तो That's why he's not in jail. राहुल जी, जो भी चाहे. I'd also like to ask Mr. Hardip Puri who introduced him Mr. Chair to Epstein. Mr. Rahul, no, I know who introduced him. आप एक बात मेरी सुन लीजिए पहले, कि चाहे आप अनिल अंबानी, मैं कह रहा हूँ, मैं अनिल अंबानी. Sir, I know who introduced him. जो जिस and तरीके Mr. Hardip Puri knows who introduced him. चार्जेज लगा रहे हैं, We both agree. जो इस सदन का सदस्य नहीं है, चाहे वो अनिल अंबानी हरदीप पुरी है सर. रानी हो, हरदीप पुरी is a member of parliament here. आप जो चार्जेज लगा रहे हैं उसको सफाई करने का अवसर नहीं मिलेगा, उसको He's a minister, sir. उसका नाम नहीं लिया जाता. और आप एक बार इसको पढ़ लीजिए. That you have. तो राहुल गांधी ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। अमेरिका से हुई ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि हमने अपना पूरा अधिकार अमेरिका को सुपुर्द कर दिया है, और साथ ही साथ राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने इंडिया को बेच दिया और आपको किसी भी तरह की कोई शर्म नहीं है। अमेरिका ने 6 गुना टैरिफ बढ़ाया और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए राहुल गांधी नजर आए। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार ने देश बेच दिया और केंद्र सरकार को किसी तरह की कोई शर्म भी नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि हमने अपना आधिकारिक हक जो है वो अमेरिका को दे दिया है और सारे अधिकार अमेरिका के पास हैं। यानी एक तरह से केंद्र सरकार ने हमारे देश को, हमारी भारत माता को बेच दिया और उन्हें किसी तरह की कोई शर्म भी नहीं है। और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी,
संसद में आज काफ़ी गहमा गहमी देखने को मिली। राहुल गांधी अपना वक्तव्य रखते हुए केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि केंद्र सरकार ने देश को बेच दिया और उन्हें किसी तरह की कोई शर्म नहीं है। कैसे देख रहे हैं? मुझे लग रहा है ये जो मौजूदा पार्लियामेंट सेशन चल रहा है ये बड़ा यादगार बन गया है और कई समय तक यादगार इसलिए भी बन गया है, लोग याद करेंगे कि ऐसी तनातनी, मतलब ऐसी भिड़ंत और ऐसी दोनों दलों की तरफ से रस्साकसी मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था, देखा भी नहीं था। अब है क्या, मुझे यहाँ पे लगता है कि सत्ता पक्ष की शायद किस्मत इस समय जवाब दे गई है, इस बार साथ नहीं दे रही है, क्योंकि जैसी पार्लियामेंट सेशन उठता है यूजीसी का मुद्दा उसी समय उठ गया। और सबसे बड़ी बात जो क्या कहते हैं इसको, सबसे डरने वाली और सबसे डराने वाली और सबसे बदनामी वाला जो एप्स्टीन फाइल का जो मुद्दा उठा है, उससे कहीं ना कहीं लोग डरे पड़े हैं, सरकारें डरी पड़ी हैं। आपने देखा है देश विदेशों में क्या हो रहा है, मैं देश का नाम गलत बोल गया, विदेशों में क्या हो रहा है, लोग इस्तीफे हो रहे हैं, अपने आप कोई माफी मांग रहे हैं। वहीं अब धीरे धीरे जो फाइलों का जो पिटारा खुल रहा है उसमें हमारे राजनेताओं भी जुड़ रहे हैं और उसमें उद्योगपति का भी नाम आ रहा है। तो इन सबको लेके राहुल गांधी पहले दिन से बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं। अब उसका जवाब मांग रहे हैं, किसी भी तरीके से वो दें, लेकिन जब वो कोई बात करते हैं तो जैसे पार्लियामेंट की कार्रवाई में जो आज सामने देखने को मिला है कि उनकी जवाब देने के लिए कोई पूर्व मंत्री खड़ा होता है, वो जवाब देने के लिए तैयार होते हैं। ऐसे में क्या करता है, फिर राहुल गांधी उठ के वहां से चले जाते हैं। फिर ये एक तस्वीर हमने और देखी, जैसे ही बाहर पार्लियामेंट सेशन खत्म होता है और तो बाहर जब आते हैं तो दो भाजपा के मंत्री प्रहलाद जोशी और हरदीप पुरी, तो ये लोग मीडिया को जवाब दे रहे थे, मीडिया को यही कह रहे थे कि नहीं, जो राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं वो ऑथेंटिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। उसी समय पीछे से उनकी एंट्री हो जाती है, राहुल गांधी पीछे से आ रहे हैं, तो वो तेजी से कदमों से आके उसी मीडिया में जहां जवाब दे रहे थे तो सामने खड़े हो जाते कि नहीं, आप जो कह रहे हो चलो आमने सामने, दोनों लोग मीडिया को एक साथ जवाब देते हैं। इतना कहना भर होता है राहुल का, फिर दोनों मंत्री अपना स्थान छोड़ के मीडिया के कैमरों से बच के वो निकल जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमने न सिर्फ पार्लियामेंट के भीतर देख रहे हैं और वही चीजें बाहर देख रहे हैं कि आंखों से आंख मिला के कोई किसी का जवाब दे ही नहीं पा रहा है। देखिए, मुझे अब लगता है कि जब हम जनता के प्रवक्ता हैं, हम आप दोनों जनता के प्रवक्ता हैं, जनता की बात करेंगे और यहाँ पे चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, विपक्ष को भी जनता ने भेजा है चुन के वहां पे, और सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको भी जनता ने चुन के भेजा। ये मतलब व्यक्तिगत जिस तरीके से लड़ाइयां दोनों की छिड़ी पड़ी हैं, हमने ये कोशिश नहीं, ये नहीं देखा था, इसकी उम्मीद हमने नहीं करी थी। हमने कहा था देश के मुद्दे उठने चाहिए, जन कल्याणकारी मुद्दा उठना चाहिए, योजनाओं पे बात होना चाहिए, क्योंकि भाई ये इसको न्याय का मंदिर क्यों कहा जाता है, इसको लोकतंत्र का मंदिर क्यों जाता है? इसलिए तो कहा जाता है कि भाई पूरे देश का सर्वेक्षण हो, सर्वेक्षण के हिसाब से बात की जानी चाहिए, कहाँ किस क्षेत्र में कहाँ कमियां हैं, रोजगार कैसे बढ़े, महंगाई कैसे कम, इस तरह की कोई बातें हो ही नहीं रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि हम लोग भी बस उन्हीं चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जो चीजें तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं और जो कार्रवाइयों में देख रहे हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए। जो होना चाहिए, जो जनता देखना चाह रही है और जो जनता जिसकी उम्मीद कर रही है, वो मुझे लग रहा है बिल्कुल शून्य है। बिल्कुल। और रमेश जी, लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात ये भी है, जिस तरीके से लगातार सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप भी लगा रहा है। उनका ये कहना है कि एक तरफ राहुल गांधी तमाम तरीके के आरोप खड़े करते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब दिया जाता है तो राहुल गांधी वॉकआउट कर जाते हैं। आज भी हमने सदन में यही देखा, अनुराग ठाकुर बार बार इस बात को दोहराते हुए नजर आए कि जब भी राहुल गांधी किसी सवाल को खड़ा करते हैं और हम जवाब देने लगते हैं तो राहुल गांधी वो सुन नहीं पाते, वो सहन नहीं कर पाते और वो वॉकआउट कर जाते हैं। सदन के बाहर मीडिया के सामने राहुल गांधी तमाम नेताओं से 1-to-1 करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सदन के अंदर जब कार्रवाई चल रही होती है तो इस तरीके से सदन की कार्रवाई को छोड़कर चले जाना, सिर्फ अपनी बात रखना, दूसरों की ना सुनना, ये भी तो लोकतांत्रिक नहीं है, ऐसा सत्ता पक्ष का कहना है। नहीं, बिल्कुल सत्ता पक्ष क्या, हर कोई आदमी कहेगा ये हर धर्मितता कांग्रेस को या फिर राहुल गांधी को नहीं दिखानी चाहिए। ठीक है, आप जवाब मांग रहे हो, जवाब कोई अगर किसी से मांग रहे हो तो सिर्फ प्रधानमंत्री थोड़ी देगा या फिर गृह मंत्री तो देगा। अगर उनके अधीनस्थ अगर कोई भी मंत्री, संतरी या बड़े कद का कोई अगर नेता आपको दे रहा है तो आपको सुन लेना चाहिए। पहले जो ये आज की जो हरकत है, मैं इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं है,
कोई इसको मानेगा नहीं। राहुल गांधी को मौजूदगी वहां पे हो रहनी चाहिए थी, उनको पूरा बयान उनका सुनना चाहिए था। बयान सुनने के बाद से उनको समीक्षा करनी चाहिए, प्रेस को बताना चाहिए, फिर आप अपनी बात रखो कि नहीं हम तो ये जो जवाब मांग रहे थे प्रधानमंत्री से मांग रहे थे या किसी और बड़े मंत्री या नेता से मांग रहे थे, लेकिन उसका जवाब ऐसे व्यक्ति ने और ऐसे पूर्व मंत्री ने दिया जिससे हम उम्मीद भी नहीं करते। ये बात अगर वो मीडिया में आके ब्रीफ करते तो मुझे लगता है उनकी बात थी। हाँ। अब कोई जवाब सरकार की तरफ से दे रहा है तो उसके बाद में आप वॉकआउट कर रहे हो, आप चले जा रहे हो, आप भाग जा रहे हो वहां पे, ये भी तो जनता देख रही है ना। इससे तो आपकी छवि खराब हो रही है। बिल्कुल आपको वहां पे टिके रहना चाहिए था, पूरी बात सुननी चाहिए थी। और बात देखो, 2-3 चीजें साहिल इसमें और हैं। राहुल गांधी एक बड़े सियासी खानदान से निकलते हैं और मुझे लगता है वो अभी आज तक उस रौले से और उस व्यवस्थाओं से बाहर ही नहीं निकल पाए। उनको लगता है कि आज भी हम राजा हैं, महाराजा हैं देश के, और हम छोटे व्यक्ति से या कम जिनको हम पसंद नहीं कर रहे उनसे जवाब हम क्यों जाने। क्योंकि मुझे लग रहा है इस सोच से कांग्रेस को अब निकल जाना चाहिए, क्योंकि इक्वलिटी की जहाँ पे बात की जाती है तो उसकी रक्षा आपको भी करना है और आपको भी मानना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस वहां से निकलने की कोशिश ही नहीं कर रही है। विशेष तौर पे गांधी सरनेम से जितने भी नेता जुड़े हुए हैं वो तो बिल्कुल नहीं निकलना चाह रहे। देखिए, बदलता हुआ भारत है, भारत बदल गया। 2014 के बाद में भारत की राजनीति पूरी तरीके से बदल चुकी है। जो चीजें पहले होती थी उसको रिफॉर्म करके मौजूदा राजनीति में कर दिया है। इसमें आपको ढालना पड़ेगा, खुद को ढालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो पहले धर्रे पे चल रहे थे जो जैसा होता वैसे चलोगे, लेकिन आप कम से कम पार्लियामेंट सेशन का जो समय है वो बर्बाद नहीं करोगे। आज अगर अनुराग ठाकुर जवाब दे रहे थे तो आपको सुनने में क्या दिक्कत थी? बिल्कुल आपको नहीं जाना चाहिए था। ये कम से कम जो रवैया है वो गैर जिम्मेदार रवैया मैं इसको कहूंगा। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपको बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ सत्ता पक्ष की दलीलें हैं तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के आरोप हैं। राहुल गांधी लगातार पहले आरोप लगाते रहे कि सदन में उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, और आज जब उन्होंने अपनी बात रखी तो उसके बाद जब अनुराग ठाकुर जवाब देने लगे तो राहुल गांधी ने वॉकआउट कर दिया, जिसको लेकर अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ये अपनी बात रखते हैं और जब जवाब देने की बारी आती है तो ये वॉकआउट कर जाते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने मीडिया के सामने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि 1-to-1 बात कीजिए, मीडिया के सामने जो बात रखना चाहते हैं रखिए और मैं भी अपनी बात रखता हूं। तमाम बड़े बड़े आरोप भी केंद्र सरकार पर राहुल गांधी ने आज लगाए। ने हमारे देश को बेच दिया, भारत माता को बेच दिया और इन्हें किसी तरह की कोई शर्म नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का 10वां बजट पेश किया गया। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 9,12,696 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। विधान चुनाव से पहले ये दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है। इस बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। योगी सरकार ने इस बजट में महिलाओं और युवाओं को लुभाने के लिए कई घोषणाएं भी की। युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का वादा फिर से किया गया। साथ ही लड़कियों की शादी में 1 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान भी किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में 9.12 लाख करोड़ रुपए के बजट में पेश करते हुए दावा किया कि बजट में निवेश, रोजगार, बुनियादी विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस किया गया है। वित्त मंत्री के अनुसार बीते साल पेश किए गए 8.08 लाख करोड़ रुपए के बजट की तुलना में इस बार के बजट में 12% बढ़ोतरी हुई है। इस बजट में 43,000 करोड़ की नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। बजट में 14 नए मेडिकल कॉलेजेस खोले जाने का ऐलान भी किया गया है। सूबे के अर्थशास्त्रियों का कहना है कि योगी सरकार का बजट का आकार पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से बड़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2027 का बजट प्रस्तुत करता हूं। मानवर हमारी सरकार के पिछले और वर्तमान कार्यकाल में प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ है। चाहे कानून व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हो, अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार हो, औद्योगिक निवेश हो, रोजगार सृजन हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, युवाओं का कौशल संवर्धन हो, किसानों की खुशहाली हो, गरीबी उन्मूलन हो। वर्ष 2024-25 त्वरित अनुमान में प्रदेश की जीएसडीपी 30.25 लाख करोड़ रुपए आकलित हुई है, जो गत वर्ष की तुलना में 13.4% की वृद्धि प्रदर्शित करता है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,09,844 रुपए आकलित हुई है, जो वर्ष 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय 54,000
564 रुपए के दोगुने से अधिक 10, 25, 26 में प्रतिव्यक्ति आय 1,20,000 रुपए होने का अनुमान है। प्रदेश में हम लगभग 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफल हुए हैं। बेरोजगारी की दर 2.24% रह गई है। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 9 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। बजट पेश होने के बाद सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम योगी ने कहा कि बजट में 43,565 करोड़ से अधिक की धनराशि केवल नई योजनाओं के लिए प्रस्तावित की गई है। 2 लाख करोड़ से अधिक की राशि पूंजीगत व्यय के लिए है। अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करने में इसकी बड़ी भूमिका होती है। यहीं से रोजगार सृजन भी होता है। यह हमारी सरकार का 10वां बजट है और पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 10वां बजट पेश करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बजट की जो हाइलाइट्स हैं, जो आपने देखा है, इसमें 43,565 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि केवल नई योजनाओं के लिए इस बजट में उसमें प्रस्तावित की गई है। दूसरा, 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है, यानी ये परिसंपत्तियों के नवनिर्माण में, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में और इकोनॉमी की यानी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने में इसकी बड़ी भूमिका होती है और यहीं से रोजगार का सृजन भी होता है। ये रोजगार सृजन में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। ये बजट का मुख्य हाइलाइट्स है। आपने इस चीज को बजट में देखा होगा। बजट भाषण जब वित्त मंत्री जी पढ़ रहे थे तो उस समय भी आपने इस बात को गौर किया होगा कि बजट में जो हमारी एफआरबीएम की सीमा है, यानी पिछले 9 वर्ष में ये हमारी सरकार का 10वां बजट है और पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है यूपी जैसे राज्य में। उधर राजस्थान विधानसभा में बजट पेश करते हुए राज्य की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बताया कि डबल इंजन सरकार की रणनीतियों और संगठित कार्य योजनाओं के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था में गतिशील सुधार आया है, जिससे 8 करोड़ से अधिक नागरिकों को सीधे लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस बजट का उद्देश्य राज्य के दीर्घकालीन विकास की नींव मजबूत करना और विकसित राजस्थान 2047 के विजन को साकार करना है। मंत्री ने इससे ऐसा बजट के रूप में पेश किया जो योजनाओं और निवेशों के माध्यम से संकल्प को सिद्धि में बदलने का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को इस बजट का पहला और प्रमुख स्तंभ बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप सस्टेनेबल विकास के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण आवश्यक है। इसी दिशा में सरकार ने इस कार्यकाल की शुरुआत से ही सड़क, पुल, विद्युत, जल और शहरी व ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर जोर दिया है। वित्त मंत्री ने उल्लेख किया है कि वित्तीय वर्ष 2024 और 2025 में राज्य सरकार ने 3,427 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया, जो अब किसी भी वर्ष में किया गया उच्चतम पूंजीगत व्यय है और इससे राज्य ने औद्योगिक, शैक्षिक और सामाजिक अवसंरचना के विकास को नई गति दी है। उन्होंने बजट को ऐसे निवेश और योजनाओं का संग्रह बताया जो राजस्थान की समग्र प्रगति और हर नागरिक के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक होंगे। हमारी डबल इंजन सरकार के साझा प्रयासों एवं ठोस कार्य योजना से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और अधिक रफ्तार मिली है, जिसका सीधा लाभ 8 करोड़ प्रदेशवासियों को मिल रहा है। मैं यहां पर कहना चाहूंगी, कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और संग संग मझधार हमें, फिर भी दिखलाया है हमने और आगे भी देंगे। इन हालातों में आता है दरिया करना पार हमें। इसी हौसले के साथ हमने इस कार्यकाल की शुरुआत में ही विकसित राजस्थान की कार्य योजना के लिए 10 संकल्प निर्धारित किए थे। हमारी डबल इंजन सरकार। उधर देहरादून में मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक ने राज्य के महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सामाजिक मामलों पर निर्णय लिए गए। बैठक में कल
माफ कीजिएगा, बैठक में कुल 6 प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने श्रम विभाग के पेमेंट ऑफ बोनस बिल को पुनः लागू करने का निर्णय लिया, जिससे कर्मचारियों के बोनस भुगतान को कानूनी आधार मिलेगा। इसके अलावा सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए ईएसआई में डॉक्टरों की भर्ती हेतु 94 नए पद स्वीकृत किए गए। राज्य में मादक पदार्थों के नियंत्रण और निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में 22 अतिरिक्त पद मंजूर किए गए। समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी दैनिक मजदूरों को न्यूनतम वेतन देने का निर्णय लिया गया, जिसमें प्रतिमाह 18,000 रुपये का न्यूनतम वेतन तय किया गया। इस कदम से राज्य में श्रमिक वर्ग के जीवन स्तर और आर्थिक सुरक्षा में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्रीय आपको बता दें कि कैबिनेट की ये निर्णय न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ाएंगे, बल्कि सामाजिक न्याय और आर्थिक स्थिरता में भी एक ठोस कदम साबित होंगे। उधर अहमदाबाद के प्रसिद्ध नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए बेहद रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को डबल सुपर ओवर के बाद पराजित कर दिया। मैच के दौरान दोनों टीमें समान रूप से मुकाबले में रही और 20-20 ओवर की निर्धारित पारी में समान रूप से 187 रन बनाए, जिससे मैच अतिरिक्त रोमांचक मोड़ पर पहुंचा। पहले सुपर ओवर में भी दोनों टीमों ने 17-17 रन बनाकर मुकाबले को बराबरी पर बनाए रखा, जिसके बाद विजेता का निर्णय तय करने के लिए दूसरे सुपर ओवर की जरूरत पड़ी। दूसरे सुपर ओवर में दक्षिण अफ्रीका ने 23 रन का शानदार स्कोर खड़ा किया, जबकि अफगानिस्तान को अंतिम गेंद पर जीत के लिए 5 रन की दरकार थी, जिसे पूरा करने में वो नाकाम रहे। इस तरह दक्षिण अफ्रीका ने न सिर्फ मैच जीतकर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया, बल्कि दर्शकों को लंबे समय तक याद रहने वाला हाई टेंशन मुकाबला भी मुहैया कराया। उधर अमेरिका ने भारत अमेरिका के बीच हाल ही में हुए व्यापार समझौते से जुड़ी फैक्ट शीट में गुप्त रूप से महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। व्हाइट हाउस द्वारा इस दस्तावेज को जारी करने के केवल एक दिन बाद ही इसमें कुछ शब्दों और शर्तों में परिवर्तन कर दिया गया। सबसे ध्यान देने योग्य बदलाव उस हिस्से में हुआ जिसमें पहले स्पष्ट रूप से कहा गया था कि भारत 500 अरब डॉलर से अधिक के अमेरिकी उत्पाद खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। अब इस वाक्य को बदलकर कहा गया है कि भारत खरीदने का इरादा रखता है। इससे प्रतिबद्धता की सीमा कमजोर पड़ गई और समझौते का अहम पहलू अपेक्षाकृत नरम हो गया। इस बदलाव से दोनों देशों के बीच आर्थिक समझौते की जिम्मेदारी और निष्पादन के स्वरूप पर नई बहस पैदा हो सकती है। वहीं भारत ने डिजिटल विज्ञापन पर लगे 6% इक्वलाइजेशन लेवी, जिसे आमतौर पर गूगल टैक्स कहा जाता है, भारत अमेरिका ट्रेड फ्रेमवर्क आने से पहले ही हटा दिया था। ये टैक्स 2016 में लागू किया गया था और इसके तहत भारत में विज्ञापन से कमाई करने वाली विदेशी डिजिटल कंपनियों पर 6% कर लगता था, चाहे उनकी भारत में कोई भौतिक मौजूदगी ना हो। इसका उद्देश्य डिजिटल कारोबार से होने वाली कमाई पर उचित कर सुनिश्चित करना था। फाइनेंस बिल 2025 के संशोधन के जरिए ये टैक्स 1 अप्रैल 2025 से खत्म कर दिया गया। शुरुआत में व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट में भारत के टैक्स हटाने की बात शामिल थी, लेकिन बाद में संशोधित संस्करण में इसे बढ़ाकर सिर्फ ये कहा गया कि भारत डिजिटल व्यापार नियमों पर बातचीत के लिए प्रतिबद्ध है। तो टैक्स हटाने का मुख्य कारण अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव को कम करना और डिजिटल विज्ञापन उद्योग पर लागत का दबाव घटाना था। गूगल और मेटा जैसी कंपनियां इस टैक्स का बोझ भारतीय विज्ञापनदाताओं पर डाल रही थी। इसके अलावा भारत पहले ही 2024 में गैर निवासी ई कॉमर्स कंपनियों पर 2% इक्वलाइजेशन लेवी खत्म कर चुका है। अमेरिकी पक्ष चाहता था कि भविष्य में ऐसे टैक्स न लगाए जाएं, लेकिन भारतीय सलाहकारों ने स्पष्ट किया कि टैक्स नीति तय करना पूरी तरह देश का अधिकार है और इसे किसी व्यापार समझौते में बाधित नहीं किया जा सकता। वहीं उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन रामलीला मैदान में बड़े पैमाने पर किया गया। इस बहुउद्देशीय शिविर में लगभग 40 विभागों ने हिस्सा लिया और जनता की शिकायतों का समाधान करने के लिए स्टॉल लगाए। कार्यक्रम के दौरान करीब 70 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकांश का निवारण मौके पर ही किया गया, जबकि कुछ मामलों को संबंधित विभागों को आगे कार्रवाई के लिए भेजा गया। उप जिलाधिकारी खटीमा तुषार सैनी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि ये कार्यक्रम उत्तराखंड में लगातार आयोजित किया जा रहा है ताकि जनता को एक ही स्थान पर सभी विभागों के कर्मचारी मिल सकें और उनके कार्यों का त्वरित निपटारा हो। कार्यक्रम के दौरान एक जमीनी विवाद भी सामने आया, जिसमें 2 पक्ष मंच पर आकर आपस में भिड़ गए। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने तुरंत मामले को शांत कराया और दोनों पक्षों को समझाया कि विवाद सुलझाने के लिए पहले जमीन के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इस शिविर ने स्थानीय जनता में प्रशासन के प्रति भरोसा बढ़ाया और ये दिखाया कि सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुन रही है, साथ ही समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय है। हमारी नगर पालिका में जन जन की सरकार जन जन के द्वार
जो हमारा कैंप चल रहे थे आज यहाँ पे आयोजित किया गया है, इसमें लगभग 70 समस्याएं हमारे सामने जो है वो आई थी। इसमें 27 समस्याओं का मौके पर ही निदान किया गया है और अन्य समस्याओं को विभिन्न माध्यमों के द्वारा जल्दी ही उनको सोल्व करवा दिया गया। जैसा कि मैंने बताया 70 समस्याएं हमारे जो प्रार्थना पत्र हैं वो प्राप्त हुए हैं, जिसमें 27 का हमने मौके पर ही निस्तारण किया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग का भी शिविर लगा है, उसमें लोगों का चेकअप भी किया गया है और साथ ही साथ जो सर्टिफिकेट बनने थे वो भी बनाए जा रहे हैं। देखिए, वो लैंड का इशू है, उसको हम अलग से दोनों ही पक्षों को बुला के अभी के लिए समझा दिया गया है। जो भी उसमें लीगल प्रोसेस होगा उसको कंप्लीट किया जाएगा, दोनों की जो है कागजों की जाँच की जाएगी, उसके आगे। वहीं उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं को आधुनिक और सटीक बिजली बिलिंग प्रणाली से जोड़ने के उद्देश्य से स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू की है। इस क्रम में अल्मोड़ा जिले में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन ने उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर के लाभ और इसके कार्यप्रणाली के बारे में जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उपभोक्ता पखवाड़े के दौरान जिले के विभिन्न विकास खंडों में लोगों को मीटर के फीचर्स, उपयोग और इसके माध्यम से बिजली खपत की सही जानकारी प्राप्त करने के तरीकों के बारे में समझाया गया। अल्मोड़ा जिले में अब तक लगभग 22,000 से अधिक स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं। अल्मोड़ा डिवीजन के अधिशासी अभियंता ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य केवल मीटर लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उपभोक्ताओं को इसकी तकनीकी जानकारी देकर उन्हें बिजली बचत और सटीक बिलिंग का लाभ दिलाना भी है। इसके माध्यम से उपभोक्ताओं को अपनी खपत की निगरानी करने, बिजली की बचत करने और बिलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस कार्यक्रम ने स्थानीय जनता में स्मार्ट मीटर के प्रति विश्वास और जागरूकता बढ़ाई है और ये दिखाया है कि राज्य सरकार तकनीकी सुधारों के जरिए नागरिकों के फायदे को प्राथमिकता दे रही है। स्मार्ट मीटर पखवाड़ा हमने कल से शुरू किया है और यह 15 दिन तक चलेगा पूरे अल्मोड़ा जिले में। और इसमें विभिन्न जगहों पर हम लोग इस तरह कैंप लगा के लोगों को स्मार्ट मीटर के बारे में, उनके फीचर्स के बारे में और उनकी स्पेशलिटी के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि अब ये नया ज़माना है, ज़माना स्मार्ट मीटर का ही है। सब जगह स्मार्ट मीटर लगने हैं, इवन अब ट्रांसफार्मरों पर भी स्मार्ट मीटर लगने हैं, ताकि हमें इसमें फ़ायदा ये है कि आगे चल के इसमें रीडिंग लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसमें स्वयं ऐप के थ्रू अपने आप बिल बन जाएगा और आपके मोबाइल पर आ जाएगा। बिल देना, बिल बनाना, रीडिंग करना, ये सब झंझट से हम मुक्त हो जाएंगे। और अगर पेमेंट करना है तो वो भी ऑनलाइन अपने मोबाइल से आदमी जमा कर सकता है। वो जनपद में अल्मोड़ा और रानीखेत है, इनमें कुल मिला के लगभग 22,000 से अधिक ही मीटर लग चुके हैं। और अभी कुछ जगह अगर स्कोप बढ़ता है, जैसे सुनने में आ रहा है कि कुछ जगह प्लेन में, हरिद्वार में, कुछ जगह रुद्रपुर में थोड़ा अवरोध उत्पन्न हो रहा है मीटर लगाने में, तो अगर यदि वहाँ पर अवरोध अधिक हुआ और मीटर नहीं लग पाए तो उनको पहाड़ों में, अल्मोड़ा और नैनीताल और इन सब जगह में कंपनसेट किया जाएगा। मीटर आज नहीं तो कल सब जगह लगने हैं, स्मार्ट मीटर ही लगने हैं। ये उपभोक्ताओं की बेहतरी के लिए है, इसलिए लगातार उपभोक्ताओं को जानकारी दी जा रही है एवं उन्हें ये जागृत किया जा रहा है। उन्हें इसके बारे में बच्चों को जानकारियाँ दी जा रही हैं ताकि स्मार्ट मीटर से वो लगाएं अपने घरों में और इस नई तकनीक का लाभ उठाएं। स्मार्ट तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।